हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझने से पहले हम समझेंगे कि चतुर्भुज बनते कैसे हैं, है ना। तो जैसे कि आप कागज़ देखते हो, जो कागज़ होता है हमारा, जो प्लेन पेपर होता है, यह जो होता है इस पूरे पेपर को हम समतल कहते हैं। तो जो कागज़ होता है यह हमारे समतल का प्रतिरूप होता है। कागज़ को ही आप समतल कहेंगे, कागज़ एकदम समतल होता है। ठीक। अब यदि इस कागज़ पर आप पेन से कोई स्केच ड्रॉ करते हैं जिसमें आप उसको हटाते नहीं हैं, है ना। सपोज़ मान लीजिए कि ये यहाँ आपने पेन को रखा और फिर आप कोई भी आकृति आप बनाएं। बस आपको करना क्या है कि इस पेन को क्या करना है, उठाना नहीं है। ऐसे आप कोई भी आकृति बनाएं तो ये जो आकृति बनी इसको हम बोलते हैं समतलीय वक्र। क्या, जब आप कागज़ से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं तो आप एक समतलीय वक्र प्राप्त करते हैं। या सपोज़ आप ये मान लीजिए कि बहुत सारी बिंदु यहाँ पर हैं। ठीक। यदि आप इन बिंदुओं को जोड़ रहे हैं और पेन को नहीं उठा रहे हैं ना, इन बिंदुओं को आप जोड़ने वाले हैं पेन को उठाए बगैर। जैसे कि मैंने यहाँ से ये किया, ये यहाँ से ये शुरू किया अपन ने, ये इन सबको हमने ऐसे जोड़ दिया। जब हमने इनको जोड़ा तो पेन का जो निब थी हमने उसको उठाया नहीं है ना, मतलब हमने पेन को उठाया नहीं है। तो इस प्रकार जो वक्र प्राप्त होता है उसको हम समतलीय वक्र कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है बहुभुज की। बहुभुज मतलब जिसमें एक तो आप ये मान के चलो कि जिसमें 2 से अधिक भुजाएं होंगी वह बहुभुज कहलाएगा, है ना। 2 या 2 से अधिक भुजाएं जो आपकी होती हैं बहुभुज कहलाता है। जैसे कि त्रिभुज है, ये हमारा बहुभुज है। ठीक। तो बहुभुज की जो डेफिनेशन है वह है केवल रेखाखंडों से बना सरल वंद वक्र बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखाखंडों को, रेखाखंड क्या होता है? रेखा के छोटे छोटे टुकड़े। तो यदि हम रेखा के कुछ खंड कर दें, उन खंडों को आपस में जोड़ दें और एक बंद आकृति प्राप्त हो, वह आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद, खुली नहीं होनी चाहिए। तो केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। उन रेखाखंडों को जोड़ के जो हम एक बंद वक्र बनाएंगे वह बहुभुज होगा। ठीक। तो कम से कम 3 भुजाएं उसमें होती हैं और अधिकतम कितनी भी हो सकती हैं। ठीक। इसके बाद यहाँ हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। तो जो बहुभुज होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल बहुभुज, दूसरा होता है अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज मतलब कॉन्वेक्स बहुभुज। ठीक। कॉन्वेक्स पॉलीगन, बहुभुज को हम बोलते हैं पॉलीगन। ठीक। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन। उत्तल बहुभुजों में क्या होता है कि जो विकर्ण होते हैं उनका कोई भाग बहिर्भाग में नहीं होता है। मतलब ये जो विकर्ण कैसे बनते हैं, ये जो हमारे पास कोण होते हैं इनको यदि हम आपस में मिला दें तो हमें विकर्ण प्राप्त होता है ना। तो इसके जो विकर्ण है ये कहाँ बन रहा है? अंदर। ये विकर्ण बन रहा है कहाँ बन रहा है? अंदर। ये विकर्ण बन रहा है कहाँ? अंदर। इन सब बिंदुओं को मिलाने से जो विकर्ण बनेंगे वह कहाँ होंगे? अंदर ही होंगे, बाहर नहीं होंगे। तो कोई भी विकर्ण बहिर्भाग में नहीं होगा, मतलब बाहर की ओर नहीं होगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि इन सभी जो आकृतियाँ दी गई हैं ये हमारे पास उदाहरण है उत्तल बहुभुज के। उत्तल बहुभुज में क्या होता है कि इनमें जो विकर्ण होता है ये अंदर की ओर होता है, बाहर की ओर नहीं होते हैं। ठीक। जैसे कि ये आप मिला दो, एक ये विकर्ण हुआ, ये विकर्ण हुआ, इन को आपस में मिला के जो विकर्ण बनेंगे ये सब हमारे क्या होंगे, है ना। इसमें तो बहुत सारे विकर्ण बन जाएंगे। तो इस प्रकार यदि हम इनको मिलाएं तो इन सभी के विकर्ण क्या हो रहे हैं? अंदर की ओर ड्रॉ हो रहे हैं, अंदर, बाहर की ओर ड्रॉ नहीं हो रहे हैं। तो वे बहुभुज जिनमें विकर्ण जो होते हैं उनका कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता है, बाहर की ओर नहीं होता है, हमारे क्या कहलाते हैं? उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। इसके अलावा वे आकृतियाँ जो उत्तल बहुभुज नहीं है या फिर जिनके विकर्ण बाहर की ओर भी हैं तो वो हमारी क्या कहलाएंगे? अवतल बहुभुज। जैसे कि इसमें देखिए आप, इसमें ये वाले विकर्ण तो अंदर दिख रहा है लेकिन एक विकर्ण ये देखो बाहर की ओर बनेगा, है ना। तो ये विकर्ण जो है यह बहिर्भाग में बनेगा। यहाँ इस आकृति में देखो ये वाला विकर्ण कहाँ बनेगा? बहिर्भाग में बनेगा, बाहर की ओर बनेगा। इस आकृति में ये वाला विकर्ण कहाँ बन रहा है? बाहर की ओर। इस वाली आकृति में भी ये विकर्ण कहाँ बन रहा है? बाहर की ओर। तो यदि किसी बहुभुज में जो विकर्ण है यह बहिर्भाग में बन रहा है तो अवतल बहुभुज, और यदि अंतः भाग में बन रहा है तो वह उत्तल बहुभुज। हम उत्तल बहुभुज इस
पूरे अध्याय में पढ़ेंगे। अवतल बहुभुज हमें इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें हमारा जिक्र होगा उत्तल बहुभुज का। तो इन सभी में क्या होगा, अंदर की ओर विकर्ण हमें बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक। इसके बाद बात आती है समबहुभुज तथा विषम बहुभुज की, ठीक। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स, ठीक। तो समबहुभुज, एक समबहुभुज क्या होता है, यदि वह सम है, समकोणिक है, मतलब कैसा है कि आप ये मान के चलो कि उसकी जो भुजाएं हैं ये भी बराबर हैं, कोण भी बराबर हैं। जैसे कि ये हमारे पास वर्ग है, तो इसमें क्या है, इसकी चारों भुजाएं भी बराबर हैं, कोण भी बराबर है। यहाँ इसमें देखो ये हमारे पास है, तो इसमें क्या है, ये सभी भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर, ये सभी भुजाएं कैसी हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। ये इस छोटी सी लाइन का मतलब ये कि भुजाएं जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं। और ये जो कोण हैं ये आपको दिख रहे हैं, ये सभी कोण भी क्या हैं, बराबर हैं। तो समबहुभुज क्या होता है कि इसके सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। उदाहरण के लिए हमने लिखा है कि एक वर्ग में भुजाएं तथा कोण बराबर माप के होते हैं। एक वर्ग में भुजाएं तथा कोण बराबर माप के होते हैं, इसलिए यह क्या है, समबहुभुज है, ठीक। इसी प्रकार इसका विषम बहुभुज क्या होता है, विषम बहुभुज में ये होता है कि हो सकता है भुजाएं बराबर हो लेकिन कोण बराबर ना हो सकता है कोण बराबर हो लेकिन भुजाएं बराबर ना हो। जैसे कि यहाँ देखिए, ये इसमें ये हमारे पास आयताकार आकृति है। इस आयताकार आकृति में आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, लेकिन चारों भुजाएं एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हाँ, ये चारों कोण बराबर है 90-90 के, लेकिन चारों भुजाएं इक्वल नहीं है, इसलिए कैसा है हमारे पास, विषम बहुभुज। ये समकोण है, इसमें तो कुछ इक्वल होता ही नहीं, ठीक। इसमें देखो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक। ये वाला कोण इसके बराबर है, लेकिन ये वाली भुजाएं जो है आपस में बराबर नहीं है, ठीक। इसमें देखिए ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, ये दोनों भुजाएं भी एक दूसरे के बराबर है, और ये आमने सामने के कोण भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। लेकिन क्या है, सभी भुजाएं एक दूसरे के इक्वल नहीं है, सभी कोण एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इक्वल तो हैं, लेकिन ये कोण इसके इक्वल है, बाकी सबके नहीं है। ये कोण एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन इन दोनों के नहीं है। ये भुजा इसकी भुजा के इक्वल तो है, लेकिन इनके नहीं है। ये वाली भुजाएं एक दूसरे के इक्वल तो है, लेकिन इसके नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है, इसकी सभी भुजाएं या सभी कोण एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये कैसा कहलाएगा, विषम बहुभुज। और यदि इसके विपरीत सभी भुजाएं और सभी कोण हमारे पास बराबर आते हैं, तो यह हमारे पास क्या कहलाएगा, समबहुभुज। तो रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स। तो आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि समबहुभुज, विषम बहुभुज क्या होता है, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्या होते हैं, और ये हमारे पास वक्र क्या होते हैं, या फिर बहुभुज क्या होते हैं। तो आइए हम अब प्रश्नावली को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1 है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, ठीक है। ये हमारे पास देखो, ये आकृतियाँ हैं विभिन्न प्रकार की, और इन आकृतियों को, ये जो हमारे पास चीज़ें दी गई हैं, कंडीशन दिए गए हैं, इनके आधार पर वर्गीकृत करना है। इसका मतलब हमें ये करना है कि हमें इन आकृतियों में से इस प्रकार की आकृति कौन कौन सी है वो हमें छांट के बतानी है। तो अलग अलग प्रकार की, तो साधारण वक्र, इसमें से कौन कौन सी आकृतियाँ ऐसी हैं जो साधारण वक्र के अंतर्गत आएंगी, कौन कौन सी आकृति ऐसी हैं जो साधारण वंद वक्र के अंतर्गत आएंगी, कौन सी हैं जिनको हम बहुभुज कहेंगे, कौन सी आकृति है जिसको हम उत्तल बहुभुज में लेंगे, कौन सी आकृति है जिसको हम बहुभुज में अवतल बहुभुज में लेंगे। तो ये हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला प्रश्न जो हमारे पास है, आकृति है, इनको आराम से देख लो। ठीक, अब पहला है साधारण वक्र। साधारण वक्र का मतलब है कि आपने पेंसिल को रखा और उठाए वगैरह ही आपने आकृति बना दी, पेंसिल को उठाना नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी आकृति हमारी क्या कहलाएगी, साधारण वक्र। और ऐसी आकृति हमारे पास कौन कौन सी है, यहाँ से देखो आप, पहली आकृति, ठीक, इसके बाद ये दूसरी वाली आकृति, ठीक, इसके बाद ये हमारे पास, ये देखो इसमें तो ये उठाना पड़ेगा, इसमें भी ये, ठीक। तो ये हमारे पास 5 नंबर की आकृति आ गई, ठीक। इसके बाद ये वाली आकृति भी पेंसिल उठाए बगैर बन जाएगी, तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ गई, ठीक। और फिर ये वाली आकृति भी, तो ये हमारे पास आ गई 6 और ये
7 नंबर की। तो ये जो आकृतियां हैं हमारी क्या है, साधारण वक्र है, साधारण बंद वक्र। अगला पूछ रहा है साधारण बंद वक्र, मतलब क्या है, वह साधारण भी है और बंद भी हो। ठीक, तो ये आप देखो, जितनी भी हमने साधारण आकृतियाँ देखी हैं ये सभी क्या है, बंद आकृति है। क्या कोई ओपन आकृति है? नहीं है। तो ये पूरी की पूरी हमारे पास इस वाले के आंसर में भी आ जाएंगी, पहला, दूसरा, पांचवा, छठवा और ये सातवां। ये आकृति हमारे पास क्या हो जाएगी, साधारण बंद वक्र बहुभुज। ठीक, बहुभुज जिसमें आपकी क्या हो, अधिक भुजाएं हों या जिनमें आप विकर्ण बना सकें। तो इस प्रकार की आकृति हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जैसी पहली आकृति है। ठीक, इसके बाद ये दूसरी वाली आकृति और उसके बाद ये चौथी वाली आकृति। ये हमारे पास किस में आ जाएंगी, बहुभुज के अंतर्गत। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तल बहुभुज, बहुभुज भी हो और उत्तल भी हो। ठीक, तो बहुभुज हमारे पास 3 है, 1 2 4। इनमें से उत्तल कौन दिख रहा है, जिसमें क्या हो, विकर्ण क्या हो, अंतः हो। यहाँ देखो विकर्ण बनाओगे, एक बाहर विकर्ण है, इसमें सारे विकर्ण अंतः दिख रहे हैं और इसमें भी विकर्ण कुछ बाहर दिख रहे हैं। तो हमारे पास कौन सा है, सेकंड नंबर का। ठीक, अगला है अवतल बहुभुज। अवतल का मतलब जिसमें विकर्ण कहाँ हो, बाह्य ओर हो। तो इसमें और इसमें, तो ये पहले नंबर का और ये चौथे नंबर का, ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, अवतल बहुभुज के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हमें इनको पहचान के लिखना था। अगला प्रश्न है हमारा समबहुभुज क्या है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसकी 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों और 6 भुजाएं हों। सबसे पहले हमें समबहुभुज की परिभाषा लिखनी है, उसके बाद हमें ये बताना है कि ऐसे 3 बहुभुज समबहुभुज कौन कौन से हैं जिनकी 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों और 6 भुजाएं हों। ठीक, तो जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, जिस बहुभुज की क्या होती हैं, सभी भुजाएं समान और सभी आंतरिक कोण, अंदर की ओर बनने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उस बहुभुज को हम समबहुभुज कहते हैं। तो आइए हम परिभाषा लिख लेते हैं। तो ये हमने परिभाषा लिख ली, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान और सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं उसको हम समबहुभुज कहते हैं। अब पहला प्रश्न है हमारा जिसकी 3 भुजाएं हों। तो जिसकी 3 भुजाएं हों वह क्या कहलाएगा, त्रिभुज। जिसकी 3 भुजाएं हैं उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। तो जिस बहुभुज की 3 भुजाएं हों उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला पूछा है 4 भुजाएं। ठीक, जिस बहुभुज की 4 भुजाएं हों उसे हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। तो जिस बहुभुज की 4 भुजाएं हों, इनके प्रकार चूँकि हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं और आगे भी जब हम चतुर्भुज को अच्छे से पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली में तो उसमें भी इनके प्रकारों को जानेंगे। तो जिस बहुभुज की 4 भुजाएं हों उसे हम चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका जिसकी 6 भुजाएं हों। तो ऐसा बहुभुज जिसकी 6 भुजाएं उसको क्या बोलेंगे, षष्ठभुज। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, जिस बहुभुज की 6 भुजाएं हों मुझे क्या बोलेंगे हम, षष्ठभुज। षष्ठ ये हो गया भुज। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न यहाँ पर हो गया।
तो जिसकी 3 भुजाएं हों उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज। जिसकी 4 भुजाएं हों उसको हम बोलेंगे चतुर्भुज, और जिसकी 6 भुजाएं हों उसको हम बोलेंगे षष्ठभुज। तो इस प्रकार और भी बहुभुज हमारे बन सकते हैं। यहाँ पर हम 10 बहुभुज तक आगे इसमें पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली में इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं हम अगली प्रश्नावली में आगे के क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।